चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सजीवों की जीवन प्रक्रिया, मेरी आवाज सुनाई दे रही सभी को? यस और नो? यस नहीं। चलो ठीक है। तो सजीवों की जीवन प्रक्रिया हम लोग पढ़ रहे थे, और सजीवों की जीवन प्रक्रिया में कल की क्लास में हम लोगों ने श्वसन के 2 प्रकार देखे थे। उसमें सामान्य शारीरिक श्वसन और कोशिकीय स्तर पे श्वसन, और उसके बाद श्वसन के कोशिकीय स्तर के श्वसन के दौरान हम लोगों ने 2 श्वसन और अनऑक्सी श्वसन, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने ऑक्सी श्वसन के स्टेप्स यानी कि चरणों को देखना शुरू किया था, जिसमें हमने पहला चरण देखा था ग्लूकोज का विघटन देखा था, है ना। ग्लूकोज का विघटन देखा था, पहला स्टेप था ग्लूकोज का विघटन। और ग्लूकोज के विघटन में हमने देखा था कि ग्लूकोज की विघटन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ हुआ करती थी? कोशिका में हुआ करती थी, और कोशिका द्रव में हुआ करती थी। कोशिका में विभिन्न अंगक पाए जाते हैं। एक होता है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया यानी तंतु कणिका, ऐसे रिक्तिका और बहुत सारे ऐसे अंग पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो कोशिका के इन अंगकों के साथ इसके भीतर कोशिका द्रव्य पाया जाता है, और कोशिका द्रव्य में ही ग्लूकोज का विघटन होता है। ग्लूकोज का विघटन कहाँ होता है? ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में होता है। जब ग्लूकोज का विघटन होता है तब पायरुविक एसिड बनता है। पायरुविक एसिड बनता है, और पायरुविक एसिड जब बनता है तो उस दौरान एटीपी के अणु बनते हैं, NADH2 के अणु बनते हैं, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल बनता है। ये अणु जो है वो दो बनते हैं, 2 ATP, 2 NADH2, और वाटर मॉलिक्यूल के भी 2 अणु बनते हैं। पायरुविक एसिड बनने के बाद अगला स्टेप में एसिटिल कोएंजाइम की निर्मित होती है। एसिटिल कोएंजाइम की निर्मित होती है, और उस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, साथ में NADH2 ये जो है ऊर्जा का एक यूनिट जो है वो तैयार होता है। ये भी 2 तैयार होता है, मतलब जब एसिटिल कोएंजाइम ए बन जाता है तो इन 2 प्रोसेस में टोटल 6 ऊर्जा के अणु निर्मित होते हैं, जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। मतलब एसिटिल कोएंजाइम ए बनने तक की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ग्लूकोज का विघटन कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस कहते हैं। चलो आगे देखते हैं अगला मुद्दा, यानी कि ऑक्सी श्वसन का अगला स्टेप। पहला स्टेप ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट हुआ, अब अगला स्टेप यानी ऑक्सी श्वसन कितने चरणों में कंप्लीट होता है, कितने स्टेप्स में कंप्लीट होता है? तो पहला स्टेप ग्लाइकोलिसिस, जिसमें आप ये नहीं कह सकते हो कि ऑक्सी श्वसन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना, लेकिन ये पहला स्टेप हुआ है। ऑक्सी श्वसन का अगला स्टेप देखते हैं, जो कि ट्राइकार्बोक्सिलिक चक्र यानी क्रेब साइकिल के नाम से जाना जाता है। ट्राइकार्बोक्सिलिक चक्र, ट्राइकार्बोक्सिलिक चक्र, इसे हम क्रेब चक्र के नाम से, क्रेब साइकिल के नाम से जानते हैं। अब क्रेब साइकिल के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि क्रेब नामक वैज्ञानिक ने इस चक्र की खोज की, उसके बारे में पूरी तरह से डिटेल में समझने की कोशिश की। अब आप अभी भी मैंने आपसे बताया कि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि जब ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया हुई थी, कहाँ हुई थी? सबसे पहले तो कोशिका द्रव्य में हुई थी, और कौन बना था अंतिम स्टेप पे? एसिटिल कोएंजाइम ए बना था, ठीक है ना, और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हुई थी। एसिटिल कोएंजाइम ए बनने के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हुई थी, और NADH2 इस ऊर्जा के का एक यूनिट तैयार हुआ था। देखते हैं इसके आगे क्या है। अब एसिटिल कोएंजाइम ए जो बन गया था ग्लाइकोलिसिस में,
वो कहाँ आ जाएगा, तंतु कणिका में आ जाएगा और उस पे ये चक्र कार्य करेगी। और इस चक्र के दौरान एसिटिल कोएंजाइम ए के अणु में स्थित एसिटिल का पूरी तरह से ऑक्सीकरण किया जाएगा और उसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, NaDH2, FADH2 और ATP के अणुओं का निर्माण होगा। चलो हम कहाँ थे, फिर से जरा ध्यान दो आप लोग। फिर से हमारी वही एक कोशिका, कोशिका का ये केंद्रक और ये है क्या, उसका तंतु कणिका, ठीक है ना। अब यहाँ पे कौन था, कोशिका द्रव्य था। कोशिका द्रव्य में क्या घटित हो गया, ग्लाइकोलिसिस घटित हो गया। ग्लाइकोलिसिस घटित हो चुका है कोशिका द्रव्य में। ग्लाइकोलिसिस जब घटित हुआ, जैसा हमने देखा, पायरुविक एसिड बना, उसके बाद एसिटिल कोएंजाइम ए बना, एसिटिल कोएंजाइम ए, ठीक है ना, एसिटिल कोएंजाइम ए बना। जैसे ही ये प्रक्रिया इस कोशिका द्रव्य के भीतर कंप्लीट हुई, ये जो एसिटिल कोएंजाइम ए जो है, जो कि इस कोशिका द्रव्य में, ये कहाँ आ जाएगा, इस तंतु कणिका में आ जाएगा। मतलब तंतु कणिका में एसिटिल कोएंजाइम ए पहुंच जाएगा और इस तंतु कणिका में ये क्रेब साइकिल की प्रक्रिया कंप्लीट होगी। तो क्रेब साइकिल की प्रक्रिया यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक चक्र की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, तंतु कणिका में संपन्न होती है। तंतु कणिका में क्रेब साइकिल की प्रक्रिया संपन्न होती है। जैसे हमने कल पढ़ा था कि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में पूरी होती है। मतलब ये जो बाहर का हिस्सा है कोशिका का, इसमें संपन्न होती है। और ये होने के बाद एसिटिल कोएंजाइम ए जब बन जाता है, तो एसिटिल कोएंजाइम ए कहाँ एंट्री करता है, तंतु कणिका में। मतलब इस पूरी जगह पर एसिटिल कोएंजाइम ए बन गया। अब ये एसिटिल कोएंजाइम ए जो है वो तंतु कणिका में एंट्री करेगा और क्रेब साइकिल की अभिक्रिया चलेगी। अब इस क्रेब साइकिल की अभिक्रिया में होता क्या है, जैसा हमने कहा कि क्रेब साइकिल में यहाँ पर तंतु कणिका में कौन आ रहा है, एसिटिल कोएंजाइम ए आ रहा है। तो ये जो एसिटिल है, इस एसिटिल का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। एसिटिल का ऑक्सीकरण होगा। कौन सी प्रक्रिया होगी, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मतलब क्या होता है, ये एसिटिल जो है ऑक्सीजन को लेगा, ऑक्सीजन को लेकर अभिक्रिया करेगा। एसिटिल कोएंजाइम ए जो तंतु कणिका में पहुंच चुका है, इस तंतु कणिका में पहुंचकर इसकी अभिक्रिया होगी और ऑक्सीकरण की प्रक्रिया कंप्लीट होगी। और जब ये ऑक्सीकरण होगा, जब ये ऑक्सीकरण होगा, देखो यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है ना, ऑक्सीकरण हो रहा है। किसका हो रहा है, एसिटिल कोएंजाइम ए जो तंतु कणिका में एंट्री कर चुका है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। और जिससे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर के मॉलिक्यूल बनते हैं, NaDH2 बनता है, NaDH2, इसके साथ साथ में FADH2, DH2, ठीक है ना, FADH2 और साथ में ATP। उम्मीद है बातें समझ में आ रही होंगी। चलो ये ऑक्सीकरण यहाँ पर थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, तो मैं ऑक्सीकरण को यहाँ करवा देती हूँ। ये चला ऑक्सीकरण। किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, फिर से देख लो जरा, ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, एसिटिल कोएंजाइम ए का ऑक्सीकरण हो रहा है। और जब एसिटिल कोएंजाइम ए का ऑक्सीकरण होता है तो कौन कौन बन रहा है, सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, वाटर की निर्मित हो रही है, NaDH2 बन रहा है, NaDH2, FADH2 बन रहा है और साथ में ATP के अणुओं की भी निर्मित हो रही है, ठीक है ना। जैसे मैंने कल भी बताया था, जैसे ATP ऊर्जा का अणु है, वैसे NaDH2 भी ऊर्जा का अणु है। और जैसे ये दोनों NaDH2 और ATP ऊर्जा का अणु है, वैसे ही FADH2 भी ऊर्जा का अणु है। तो क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को कि NaDH2, FADH2 और ATP ये सब क्या है, ऊर्जा के अणु हैं जो कि ऊर्जा निर्मित कर रहे हैं।
और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को तो आप जानते ही हो कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या होता है। ये पूरी प्रक्रिया ऑक्सीश्वसन की हो रही है, यानी कि ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना है। ये कार्बन डाइऑक्साइड अब तक कहाँ रिलीज हो रही है? इस कोशिका में रिलीज हो रही है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, धीरे धीरे सारी कोशिकाओं से शरीर के अंगों तक यानी फेफड़ों तक पहुंचेगी और वो बाहर निकलेगी। फिलहाल क्या हो रहा है, ये यहाँ पर क्रेब्स साइकिल के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड की निर्मित हो रही है। ठीक है ना। तो क्रेब्स साइकिल क्या है, इन शॉर्ट आप कह सकते हो ट्राइकार्बोक्सिलिक चक्र, जिसे क्रेब नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की, इसके बारे में जाना, पहचाना, समझा उसको। और ये क्रेब साइकिल कहाँ घटित होता है, ये कार्बोक्सिलिक ट्राइकार्बोक्सिलिक चक्र कहाँ घटित होता है? तंतु कणिका में घटित होता है। तंतु कणिका में कैसे घटित होता है? जब ग्लाइकोलिसिस के दौरान एसिटिल कोएंजाइम ए बन चुका होता है कोशिका द्रव में, तो वो कहाँ एंट्री करता है? तंतु कणिका में एंट्री करता है। तंतु कणिका क्या करता है? क्रेब्स साइकिल चलाता है। और क्रेब्स साइकिल चलाने में क्या करेगा वो? इस एसिटिल कोएंजाइम ए का ऑक्सीकरण करेगा। मतलब ये एसिटिल कोएंजाइम ए जो है वो ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करेगी। ठीक है ना, ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करेगी और ऑक्सीजन से के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाएगी? ये सारी चीजें बनाएगी। और ये सारी चीजें कहाँ बन रही हैं? इस तंतु कणिका के भीतर बन रही हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से लेकर ये जो प्रोसेस है, क्रेब साइकिल का जो प्रोसेस है, ये कहाँ घटित हो रहा है? तंतु कणिका में घटित हो रहा है। और ये जो था ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस था, ये जो ग्लाइकोलिसिस का यहाँ तक का प्रोसेस, मतलब कोएंजाइम ए बनने तक का प्रोसेस, ये कहाँ घटित हो रहा है? कोशिका द्रव में घटित हो रहा है। मतलब ग्लाइकोलिसिस कोशिका द्रव में घटित होता है और जो क्रेब साइकिल की प्रक्रिया है वो तंतु कणिका में घटित होती है। ठीक है, तो प्रक्रियाएं हैं, प्रोसेस है, तो प्रोसेस होंगे, तो कहाँ होंगे? कहीं ना कहीं तो होंगे ना। तो कहाँ होंगे? तो पहला ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो कोशिका के कोशिका द्रव्य में होगी। और जो ट्राइकार्बोक्सिलिक चक्र वाली प्रक्रिया है वो कहाँ होगी? माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि तंतु कणिका में होगी। और इस तंतु कणिका में होने के समय मैं बार बार एक ही चीज बोल रही हूँ, देखो बार बार एक दो लाइनें ही बोल रही हूँ लेकिन कई बार बोल रही हूँ। ठीक है ना। तो तंतु कणिका में क्रेब साइकिल घटित होगा, जिसमें क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। किसका ऑक्सीकरण होगा? एसिटिल कोएंजाइम ए का ऑक्सीकरण होगा। और ऑक्सीकरण के बाद क्या बनेगा? ये सारी चीजें बनने वाली है। तो इस तरह से क्रेब साइकिल कंप्लीट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये था स्टेप नंबर 2। किसका स्टेप नंबर 2? ऑक्सीश्वसन का स्टेप नंबर 2। फर्स्ट स्टेप में ग्लाइकोलिसिस हुआ था, सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है? क्रेब साइकिल की प्रक्रिया घटित हो रही है। अब आगे बढ़ जाओ, थर्ड स्टेप, ये सेकेंड स्टेप था आपका। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, चलो देख लेते हैं। ठीक है, थर्ड स्टेप में अब आप जैसे देख रहे हो कि क्रेब साइकिल वाला प्रोसेस जो है वो पूरी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट हो रहा है। कहाँ कंप्लीट हो रहा है? हमारी तंतु कणिका। मैंने उस कोशिका में से तंतु कणिका को निकाल लिया है। ठीक है ना। तो इस तंतु कणिका में क्या घटित हो रहा है? क्रेब साइकिल का प्रोसेस घटित हो रहा है। अब जब क्रेब साइकिल में जैसा कि हम देख रहे हैं क्या हो रहा है? एसिटिल कोएंजाइम है, एसिटिल कोएंजाइम ए का ऑक्सीकरण हो रहा है ना। ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन जिसे कहा जाता है, तो मैं लिख रही हूं यहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है। और जब ऑक्सीकरण हो रहा है तो कौन बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, NaDH2, FADH2, DH2 और ATP, ऐसी चीजें का निर्माण हो रहा है। अब देखो, अब इलेक्ट्रॉन संवहन की श्रृंखला, थर्ड स्टेप क्या है हमारा? इलेक्ट्रॉन संवहन, ETC रिएक्शन कहते हैं इसे। ETC रिएक्शन कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन संवहन की श्रृंखला अभिक्रिया। तो जैसा कि आपको दिख भी रहा है कि ये अभिक्रिया किसमें संपन्न होने वाली है? तंतु कणिका में ही संपन्न होने वाली है। और इस अभिक्रिया में NaDH2 के प्रत्येक अणु से
3 और FADH के प्रत्येक अणु से 2 ATP प्राप्त होंगे। NADH2 ETC रिएक्शन में क्या हो रहा है, NADH2 से 3 ATP और FADH2 से 2 ATP निर्मित हो रहे हैं। मतलब आप देखो क्रेब साइकिल में टोटल कितने एटीपी बन रहे हैं, एक तो एटीपी ऑलरेडी बन ही रहा था और 3 ये मिल गया 4 और 4 और 2 ये 6, तो 6 एटीपी बन रहे हैं क्रेब साइकिल में। ठीक है, अब इस प्रक्रिया में एटीपी के साथ साथ पानी के भी अणु बन रहे हैं, देखो पानी के भी अणु बन रहे हैं और इस प्रकार ऑक्सीश्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण और ऊर्जा के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अणु भी बनते हैं। ठीक है, तो क्रेब साइकिल की प्रक्रिया कहाँ हुई, इस माइटोकॉन्ड्रिया में, तंतु कणिका में हुई। अब तंतु कणिका में क्रेब साइकिल ने ये सारे प्रोडक्ट्स दे दिए, ये सारी चीजें दे दी। उसके बाद ईटीसी रिएक्शन स्टार्ट हुआ और ईटीसी रिएक्शन भी पूरी तरीके से इसी तंतु कणिका में होगा और NADH2 का कन्वर्जन जो है वो 3 ATP में कन्वर्ट हो जाएगा और FADH2 जो है वो 2 ATP में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे। वाटर जो है शरीर में रह जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो है कोशिका में से बाहर निकल जाएगा और ये सारे कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट होकर शरीर के बाहर निकाले जाएंगे। ठीक है, मतलब ढेर सारी कोशिका में से कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट होगा और शरीर के बाहर निकलेगा। तो इस तरीके से 3 स्टेप्स में आपका पूरा ऑक्सीश्वसन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। अगर आप देखो तो हम फ्लो चार्ट के फॉर्म में ये पूरा प्रोसेस जो है यहाँ पर लिखते हैं, आप भी साथ में लिखोगे तो साथ में क्या हो जाएगा, पूरा ऑक्सीश्वसन के सारे चरण आपको समझ आ जाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं कि किस तरीके से ऑक्सीश्वसन कंप्लीट होता है। तो जैसा कि हम सब जान रहे हैं ऑक्सीश्वसन के 3 स्टेप, ऑक्सीश्वसन के 3 स्टेप है। पहला स्टेप ग्लाइकोलिसिस यानी कि ग्लूकोज का विघटन। दूसरा स्टेप क्रेब साइकिल जिसे हम कहाँ कह रहे हैं, ट्राइकार्बोक्सिलिक चक्र भी कह रहे हैं। तीसरा स्टेप ईटीसी रिएक्शन, ठीक है ना। तो 3 स्टेप। ग्लाइकोलिसिस कहाँ संपन्न होता है, कोशिका द्रव्य में, ठीक है ना। और ये दोनों कहाँ संपन्न होते हैं, तंतु कणिका में संपन्न होते हैं। ईटीसी रिएक्शन भी तंतु कणिका में। ठीक, तो ग्लाइकोलिसिस के दौरान क्या होता है, चलो देखते हैं। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का कन्वर्जन पायरुविक एसिड में होता है। पायरुविक एसिड में जब होता है तो क्या बनता है, एटीपी, NADH2 और साथ में पानी के 2 अणु बनते हैं। ठीक है, पायरुविक एसिड के बाद इसका क्या होगा, ये एसिटिल कोएंजाइम A बनता है, ठीक है ना। और इस दौरान भी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ NADH2 के अणु की निर्मित होती है। अब ये एसिटिल कोएंजाइम A कहाँ जाता है, ये तंतु कणिका में जाता है। ठीक है, तंतु कणिका में जाएगा। कौन जाएगा, ये एसिटिल कोएंजाइम A। चलो एसिटिल कोएंजाइम A जो है वो तंतु कणिका में आ गया। ठीक है, तो इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। ये रहा, ऑक्सीकरण हो गया। अब ऑक्सीकरण होने के बाद क्या बन जाएगा, देखो CO2 मिलेगा, H2O मिलेगा, NADH2 मिलेगा, FADH2 मिलेगा और साथ में ATP के अणु मिलेंगे। अब ये ATP के अणु जो है, ये सब जो है ये मिल गए हमको किस दौरान में, क्रेब साइकिल। ये प्रोसेस क्या है, पूरा क्रेब साइकिल का प्रोसेस है, क्रेब साइकिल। ठीक है, ये वाला प्रोसेस क्या था, ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस था। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस।
ये कहाँ घटित हो रहा था देख लो, यहाँ तक घटित हो रहा था कहाँ, कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में घटित हो रहा था। और ये कहाँ घटित हो रहा है, तंतु कणिका में। ठीक है, इसके बाद अगला स्टेप चलेगा कौन सा, ईटीसी रिएक्शन, ईटीसी रिएक्शन, ठीक है ना। ईटीसी रिएक्शन के दौर में क्या होगा, ये NaDH2 ये क्या बनाएगा, 2 अणु ATP के, और ये FADH2 क्या करेगा, ये 3 अणु ATP के बनाएगा, और ये 2 अणु ATP के बनाएंगे। ठीक है, और इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल भी निकलेगा। ये एटीसी रिएक्शन भी कहाँ घटित होगा, तंतु कणिका में। तो उम्मीद है ये पूरे फ्लो चार्ट के माध्यम से, ये पूरे फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको समझ आ रहा होगा कि ऑक्सी श्वसन जो है वो किस प्रकार से कंप्लीट होता है। ऑक्सी श्वसन 3 स्टेप में कंप्लीट होता है, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ईटीसी रिएक्शन। ग्लाइकोलिसिस कोशिका द्रव में होता है, क्रेब्स साइकिल तंतु कणिका में होता है, और ईटीसी रिएक्शन भी तंतु कणिका में होता है। ये पूरा होने पर ऊर्जा की निर्मित होती है। कितने ऊर्जा बन रहा है देखो, 3 2 5 और 1 6 ऊर्जा के अणु बनते हैं। साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल बनता है। वाटर जो है वो कोशिका में रह जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो जाता है शरीर के बाहर। तो इस तरीके से हमने देखा ऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया किस प्रकार घटित होती है। इसको आप देखना, समझना। अगर कोई मुद्दा है तो आप इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। लेकिन 3 नंबर का ग्लाइकोलिसिस, 3 नंबर का क्रेब्स साइकिल पूछा जाता है, और 5 नंबर के प्रश्न में पूरे ऑक्सी श्वसन के सभी चरण को स्पष्ट करो, इस तरीके का प्रश्न भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले मुद्दे के साथ। उम्मीद है ये मुद्दा आपको समझ आ रहा होगा। ऑक्सी श्वसन 3 स्टेप्स किस प्रकार से घटित होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है हमारा, अगला है डिटेल्स, है ना। कब से हम चर्चा किए जा रहे हैं NaDH2 FADH2 क्या है। तो जैसा कि यहाँ पर अगर आप देखोगे NaDH2 का फुल फॉर्म NaDH2, ये एक ऊर्जा के अणु है, और इसे हम कहते हैं निकोटिनामाइड, निकोटिनामाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड। आप अगर ये पिंक बॉक्स देखोगे किताब में, तो इस पिंक बॉक्स में NaDH2 और FADH2 का फुल फॉर्म दिया हुआ है। FADH2 फ्लैविन एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड। तो 2 नंबर के प्रश्न में NaDH2 और FADH2 या ATP, कल बताया था मैंने आपको एडिनाइन ट्राइफॉस्फेट, है ना, एडिनाइन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, ये इसका होता है फुल फॉर्म। उसी तरीके से NaDH2 का भी फुल फॉर्म है और FADH2 का भी फुल फॉर्म है। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे कि ATP अणु कैसे कार्य करता है। तो ATP, जैसा मैं कहती हूँ, ATP जो है वो ऊर्जा निर्मित, ऊर्जा का अणु है। जब ऊर्जा यूज होने लगती है तो ATP जो है वो ADP में कन्वर्ट होता है। कैसे फोन को चार्ज करते हो आप, चार्ज करने के बाद उसको यूज करते हो तो धीरे धीरे उसकी बैटरी कम होने लगती है। उसकी बैटरी का कम होना मतलब क्या, फोन के अंदर जो ऊर्जा हमने जमा की थी चार्ज करके, वो ऊर्जा क्या हो रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो ठीक उसी तरीके से हमारे शरीर में ऊर्जा ATP के फॉर्म में होती है। और खाना पीना खाकर, जैसे कल हमने चर्चा की थी, खाना खाकर, साथ में श्वसन की प्रक्रिया के दौरान, अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की, ऊर्जा निर्मित होती है ATP के रूप में। और जब वो ATP की ऊर्जा यूज होने लगती है तो धीरे धीरे वो ADP में कन्वर्ट होने लगती है। तो चलो देख लेते हैं। ATP का फुल फॉर्म आपने देखा, अब ATP का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी अणु सूत्र। जैसे कि हम कहते हैं ना NaCl, NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड का अणु सूत्र है। H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड का अणु सूत्र है।
ठीक है। उसी तरीके से एटीपी का भी अणुसूत्र होता है। अभी थोड़े दिनों में आप पढ़ोगे बेंजीन, है ना, बेंजीन का इस तरीके से C6 इस तरीके से अणुसूत्र पाया जाता है। तो इस हर एक जो भी चीजें होती हैं, जो भी केमिकल्स हमारे शरीर में होते हैं, उसका अणुसूत्र पाया जाता है। तो इसी तरीके से एटीपी का भी अणुसूत्र है, और इसमें एक हेक्सागोन, इसके साथ एक पेंटागन, 1 2 3 4 5, देखो हेक्सागन मतलब 6 षटभुज है ना, एक पेंटागन, उसके साथ में यहां से कनेक्टेड फिर से एक पेंटागन, और इसमें फॉस्फेट के 3 अणु, फॉस्फेट के 3 अणु, क्या कहा गया है, एडिनिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट ना, तो ये पूरा एडिनाइन हो गया, और ये ट्राइफॉस्फेट 3 फॉस्फेट का उपयोग किया गया। अब जब ये एडेनिन ट्राइफॉस्फेट शरीर यूज करता है, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट जब शरीर यूज करने लगता है, तो धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, फॉस्फेट के बंध टूटने लगते हैं। ये जो बंध है ना एक दूसरे के बीच, ये दो फॉस्फेट के बीच एक बंध है, ये फॉस्फेट के बीच एक बंध है, तो फॉस्फेट के बंध टूटने लगते हैं, मतलब फॉस्फेट जो है वो यूज होते जाता है और एडेनिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। मतलब पूरा एडेनिन ऐसे ही रहेगा, हेक्सागोन, पेंटागन, 3 4 3 हो गए ना, तो फिर ये 4 और ये 5, एडेनिन पेंटागन, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये पेंटागन, और इसमें यूज हो गया एक फॉस्फेट, निकल गया, तो ये बन गया एडेनिन डाइफॉस्फेट। एडेनिन देखो एक फॉस्फेट यूज हो गया, ये बंध टूटने लगा, तो एडेनिन डाइफॉस्फेट का ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक है, तो जब आपको एडिनो ट्राइफॉस्फेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाने के लिए कहा जाएगा अणुसूत्र, तो आप इतना बनाओगे, और डाइफॉस्फेट में दोनों में फर्क क्या है, केवल एक फॉस्फेट यहाँ पे अधिक है और एक फॉस्फेट यहाँ पर कम है। तो इस तरीके से एटीपी का कन्वर्जन एडीपी में होता है, और धीरे धीरे ये ऊर्जा उपयोग होकर समाप्त होती है, लेकिन शरीर भोजन ग्रहण करके श्वसन की प्रक्रिया करके कंटिन्यू जो है ऊर्जा की निर्मित करते रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट और डाइफॉस्फेट। आपको याद रखना है इन सब के अणुसूत्र और फुल फॉर्म, एटीपी एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट, NADH2, FADH2, इन सब के अणुसूत्रों को पूरी तरीके से आपको याद रखना है, बोल बोल। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप आ जाओ पेज नंबर 15 पर। ठीक है, पेज नंबर 15 पर सर हेंस क्रेब का सारा डिटेल दिया हुआ है। ये हेंस क्रेब जो थे, इन्होंने ही क्रेब साइकिल को निर्मित किया था, क्रेब साइकिल के बारे में समझा था। ठीक है ना, चलो आ रहे हैं हम इस फ्लो चार्ट पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है जो एग्जाम में आपको 5 नंबर के लिए पूछा जाता है, और इस फ्लो चार्ट में आपको पूरी तरीके से सारे बॉक्सेस को फिलअप करने हैं, सारे बॉक्सेस को समझना है। ठीक है, चलो देखते हैं कितने नंबर का आता है। ये फ्लो चार्ट अगर खाली रहेगा, जितने बॉक्सेस खाली रहेंगे उतने मार्क्स का होगा। 3 बॉक्स खाली है तो 3 नंबर, 2 बॉक्स खाली है तो 2 नंबर, और यदि कई बॉक्सेस खाली हैं तो फिर ये 5 नंबर के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। साथ साथ में ये बॉक्सेस को उल्टा पुल्टा करके इसको सीधा करने के लिए भी पूछा जाता है। स्वाध्याय में ऐसा क्वेश्चन है आपके पास, आप देख सकते हो कि बॉक्सेस आगे पीछे होंगे, लेकिन आपको उसको बॉक्स कैसे याद होगा। इसको ड्रॉ कर करके याद होगा बच्चा, इसको ड्रॉ करोगे ना तब याद हो जाएगा। इसको कई बार जब इसकी आकृति बनाओगे तो धीरे धीरे याद हो जाएगा, 2-3 बार करके। ठीक है, चलो याद करने के और कुछ तरीके भी मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि ये असल में ये बॉक्स है क्या। तो बॉक्स के ऊपर सबसे पहले हम पिंक वाले बॉक्स को पढ़ रहे हैं, और इसमें क्या लिखा हुआ देखो, कार्बोज स्निग्ध पदार्थ प्रथिन का ऑक्सीश्वसन करके ऊर्जा प्राप्त करने की अभिक्रिया। मतलब क्या है इस बॉक्स के अंदर, ऊर्जा प्राप्त करने की अभिक्रिया है। कैसे ऊर्जा प्राप्त हो सकती है, किसको किसको यूज करके, कार्बोज पदार्थ, स्निग्ध पदार्थ और प्रथिन। कार्बोहाइड्रेट, स्निग्ध पदार्थ और प्रथिन, ये 3 कहां से प्राप्त होंगे आपको, भोज्य पदार्थों से, है ना, भोजन ग्रहण करेंगे तो ये पोषक तत्व हमको प्राप्त होंगे। अब इनमें से सबसे, जैसे कल भी मैंने आपसे कहा था कि कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बोज पदार्थ जो होते हैं वो बहुत सारे खाने से हमारे भोजन में जाते हैं, बहुत सारे वैरायटी, बहुत सारे ऐसा
खाना होता है, ऐसा भोज्य पदार्थ होता है जिससे हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट बड़ी ही आसानी से पहुंच जाता है। और इसीलिए शरीर जो है ऊर्जा निर्मित के लिए सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को यूज करता है, क्योंकि हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। जो थाली में भोजन है उसमें सब खाने में दाल चावल रोटी सब्जी सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, लेकिन प्रोटीन जो है वो कुछ ही चीजों में पाया जाता है, दाल है अंडे हैं इसमें पाया जाता है। और फिर उसके बाद आप देखोगे क्या स्निग्ध पदार्थ है, ये तेल घी में ही पाए जाएंगे, है ना। तो फिर ये सारी चीजें जो है स्निग्ध पदार्थ और प्रोटीन ये कुछ लिमिटेड खानों में ही पाए जाते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो सब खानों में पाया जाता है। इसलिए शरीर के भीतर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। तो जब ऊर्जा निर्मित का कार्य शुरू होता है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट को सबसे ज्यादा यूज करता है शरीर। ठीक है, तो कैसे यूज करता है देखते हैं हम लोग। तो कार्बोहाइड्रेट यानी कि कार्बोज, चलो देखते हैं कार्बोज पदार्थ, कार्बोज, ठीक है ना। कार्बोज पदार्थ का के अंदर ग्लूकोज होता है। हम सब जानते हैं कार्बोज पदार्थ कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में ग्लूकोज पाया जाता है, और ग्लूकोज पाए जाने के कारण ये कार्बोज पदार्थ जब हमारे शरीर में जाता है तो प्रक्रिया शुरू होती है ग्लूकोज के विघटन की, ग्लूकोज का विघटन। और इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, अभी पढ़ा था हमने, ग्लूकोज के विघटन को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। मतलब कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर में है तो सबसे पहला स्टेप जो है वो ग्लाइकोलिसिस का पूरा होना शुरू हो जाएगा। और ग्लाइकोलिसिस में हमने देखा था कि ग्लाइकोलिसिस की जब प्रक्रिया होती है तो कौन बनता है, पायरुविक एसिड बनता है, पायरुविक एसिड बनता है। जब ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है तो कौन बनता है, पायरुविक एसिड बनता है। और पायरुविक एसिड बनाने में हमने देखा था कि क्या क्या मिल रहा है यहाँ पर, बोलो तो कई बार हो गया है, क्या मिल रहा है यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस के दौरान, यहाँ पे मिलेगा एटीपी के अणु, NADH2 के अणु, NADH2 के अणु और वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये हमने कई बार देखा हुआ है, तो आप कंफ्यूज ना हो इस हमें, इसलिए मैं इसको लिख नहीं रही हूँ। केवल हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि ग्लाइकोलिसिस जब होगा तो क्या बनता है, पायरुविक एसिड बनता है। और पायरुविक एसिड बनने के बाद अगला स्टेप के में क्या बनेगा, एसिटिल कोएंजाइम ए, एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है। तो यहां तक क्या कंप्लीट होता है, ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो कार्बोज पदार्थ का ग्लाइकोलिसिस होगा और ग्लाइकोलिसिस में पायरुविक एसिड बनेगा, पायरुविक एसिड के बाद एसिटिल कोएंजाइम ए बनेगा। बाद में ये एसिटिल के एंजाइम ए कहाँ जाएगा, तंतु कणिका में जाएगा और क्रेब साइकिल को कंप्लीट करेगा, क्रेब चक्र। अभी अभी जो हमने पढ़ा वही चीज है, ये जो हमने पढ़ा वही चीज है, एकदम आसानी से इसको याद रख सकते हो। और क्रेब चक्र जब कंप्लीट होता है तो CO2 H2O और साथ में ऊर्जा निर्मित होती है NADH2 FADH2 और ATP के फॉर्म में। ठीक है, तो कार्बोज पदार्थ कहाँ से आ रहा है, भोजन से आ रहा है, भोजन से हमारे शरीर में पहुंच रहा है, शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंच रहा है, और उसके बाद ग्लूकोज का विघटन हो रहा है, पायरुविक एसिड बना रहा है, एसिटिल कोएंजाइम ए बना रहा है, एसिटिल कोएंजाइम ए से क्रेब चक्र कंप्लीट हो रहा है, और क्रेब चक्र से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल बन रहे हैं, ऊर्जा और पानी हमारे शरीर में रह जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड उच्छ्वास से आगे चल जाता है। ठीक है, चलो, तो हमको पूरी तरह से रोज खाना मिल रहा है तो ये प्रक्रिया कंप्लीट हो रही है। ठीक है, अब यदि आपको रोज खाना नहीं मिल रहा है, 10 दिन से आपने खाना नहीं खाया है, तो आपके शरीर का जो कार्बोज जो है, लेकिन इसके पहले खाया था ना तो प्रोटीन भी कलेक्ट हो रहा था, इसके पहले भी खाया था, 10 दिन पहले खाया था तो फिर स्निग्ध पदार्थ भी कलेक्ट हो रहा था, लेकिन 10 दिन से भोजन हमको नहीं मिल रहा है, तब क्या हो रहा है, कार्बोज ये काम करके ऊर्जा निर्मित कर रहा है, हम जीवित हैं, है ना। लेकिन अब क्या हो रहा है कि कार्बोज जो अब अंदर कुछ नहीं जा रहा, खाना नहीं मिल रहा, लेकिन ऑलरेडी जो अंदर है उसका यूज होगा,
तो कार्बोज ने अपना काम कंप्लीट कर दिया, अपने आप को समाप्त कर दिया 10 दिन में, लेकिन इसके बाद भी हम जीवित रहते हैं। तो हम कैसे जीवित रहते हैं? तब प्रथिन सामने आता है, प्रथिन, ठीक है ना, कि कार्बोज भाई तू अभी खत्म हो गया ना, तो चल अभी मैं ये काम करता हूँ। इसीलिए इंसान अगर 10-15 दिन 1 महीने तक खाना नहीं भी खाता है तो जीवित रहता है। तो उसका कारण क्या है? पहले कार्बोज अपना कार्य कंप्लीट करके शरीर को ऊर्जा देते रहता है, और उसके बाद उसके शरीर के कार्बोज खत्म हो गया तो उसका स्थान लेने कौन आ जाता है? प्रथिन आ जाता है। प्रथिन कहता है अब मैं इस जीव को थोड़े दिन तक जीवित रख सकता हूँ, मेरे पास भी इतनी कैपेसिटी है कि भाई मैं भी अपना काम कर सकता हूँ। तब प्रथिन क्या करता है? प्रथिन जो है वो छोटे छोटे अमीनो अम्ल में कन्वर्ट होता है, अमीनो अम्ल में, अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है प्रथिन, ठीक है ना। और अमीनो एसिड में कन्वर्ट होके ये सीधे एसिटिल कोएंजाइम ए बनाता है, अमीनो एसिड में कन्वर्ट होके सीधे एसिटिल कोएंजाइम ए बनाता है। मतलब प्रथिन जब काम करना शुरू करता है तो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस नहीं होता है, यहाँ पे पायरुविक एसिड नहीं बनता है, वे सीधे ही अमीनो एसिड क्या बनाएगा? एसिटिल कोएंजाइम ए बनाता है। और एसिटिल कोएंजाइम ए बनने के बाद फिर आगे की प्रक्रिया उसी तरीके से क्रेब चक्र कंप्लीट होता है, फिर उस यहाँ पर ऊर्जा निर्मित हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी निर्मित होते हैं। ठीक इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है और वाटर और ऊर्जा शरीर में बनी रहती है। टीचर, हम लोग जो पतले हो जाते हैं वो हाँ, तो उसमें भी जितना कार्बोज होता है वो यूज होता है, लेकिन उसके बाद प्रथिन का उपयोग किया जाता है। तो पतले होंगे तो क्या मतलब क्यों होते हैं हम पतले? क्योंकि हम संतुलित आहार नहीं लेते हैं, पूरी तरह से खाने पीने पे ध्यान नहीं रखते हैं। जब खाने पीने पे ध्यान नहीं रखते हैं तो हमको कार्य तो करना ही है, ऊर्जा की निर्मित तो होनी है। तो शरीर में यदि कार्बोज का उपयोग कम हो जाता है तो आप ढेर थोड़ी हो जाओगे, पतले होगे, मतलब प्रथिन का इस्तेमाल होते रहेगा। इसके साथ साथ में आपके शरीर में कौन, और प्रथिन भी बोल दिया भाई अभी मेरे पास है ना, खत्म हो गया मेरा अभी काम खत्म, तब क्या होता है? तब थर्ड पर्सन कौन आता है सामने? तब स्निग्ध पदार्थ सामने आ जाते हैं। भाई इतने दिन 1 महीने पहले जो घी तेल खाए हो वो जाकर त्वचा के नीचे जमा हो जाती है, जिसकी वजह से वो फैट कलेक्ट होता है ना। तो फैट कलेक्ट, वो फैट जो है वो स्निग्ध पदार्थ जो है, स्निग्ध पदार्थ अब सामने आ जाएंगे कि भाई इतने दिन तक प्रथिन भी खत्म हो गए, अब मैं काम करूंगा। और स्निग्ध पदार्थ जो है स्निग्ध अम्ल में कन्वर्ट होते हैं, स्निग्ध अम्ल में कन्वर्ट होते हैं, और स्निग्ध अम्ल में कन्वर्ट होकर सीधे एसिटिल कोएंजाइम ए बनाता है, ठीक है ना। तो स्निग्ध अम्ल से एसिटिल कोएंजाइम ए, और फिर ये वाली प्रक्रिया कंटिन्यू रहती है, ऊर्जा निर्मित होती है और हमारा शरीर जो है वो जीवित रहता है। कहने का मतलब आप अगर रोज अच्छी तरह से भोजन ग्रहण करते हो, अच्छे से संतुलित आहार का यूज करते हो, तो ये वाला सिस्टम अगर कायदे से चलते रहता है तो ये बोलते हैं ना कि एक सेविंग होता है शरीर में, एक सेविंग होता है प्रथिन का, एक स्निग्ध पदार्थ का। अगर 2-4 दिन 10 दिन आपको भोजन नहीं भी प्राप्त होता है तो भी आप जीवित रह सकते हो, और स्निग्ध पदार्थ आपके शरीर में कंटिन्यू लेने से फैट जो है वो बढ़ते जाता है, जिससे स्टोरेज बना रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप, ये देखो ऐसी बात होती है कि कार्बोज और प्रथिन और बाकी के जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी पोषक तत्व हैं, जीवन सत्व वगैरह वगैरह, ये सारी चीजों खाने वाले जो भी पदार्थ हैं, वो पदार्थ जो है शरीर अवशोषित करके वो शरीर के बाहर निकाल देता है। लेकिन एकमात्र स्निग्ध पदार्थ ही ऐसा है जो क्या करता है, जो शरीर के भीतर बैठा ही रहता है, वो जल्दी से निकलता नहीं है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए? स्निग्ध पदार्थों को आराम से यूज करना चाहिए। 2 मिनट, मैं आ रही हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से ये फ्लो चार्ट हम लोगों ने देखा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया किस प्रकार से घटित होती है। इसके बगल में ही एक चार्ट दिया हुआ है, देख रहे होंगे आप लोग कि इसके बगल में ही एक चार्ट है, जिसको कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग और उसके बाद अगली क्लास में पढ़ेंगे। ये जो चार्ट है बगल में वो अनऑक्सीश्वसन वाले जीवों के लिए होता है।
पिछली क्लास में हमने देखा था कि अनऑक्सी श्वसन किन में पाया जाता है, हमारे शरीर के स्नायुओं में पाया जाता है और सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है, ठीक है ना। तो उसमें भी जब अनऑक्सी श्वसन होता है तब क्या हो रहा है, कार्बोज पदार्थ का, ये फ्लो चार्ट भी देख लो, ठीक उसी तरीके से काम कर रहा है। कार्बोज पदार्थ का जो है वो ग्लूकोज में विघटन होता है, ग्लाइकोलिसिस होता है। पायरुविक एसिड, ये ब्लू वाला बॉक्स में समझ आ रही हूँ आप लोगों को, ग्लूकोज के विघटन के बाद पायरुविक अम्ल बनता है। इसमें एक नया प्रोसेस किण्वन की प्रक्रिया होती है, किण्वन की प्रक्रिया जो सूक्ष्म जीवों में पाई जाती है और ये विभिन्न पदार्थों द्वारा यानी कि विनेगर और जीवन सत्व ई से पाए जाते हैं और ये विभिन्न सूक्ष्म जीवों में होते हैं। अब यदि ये प्रोसेस कार्बोज पदार्थ का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है तो फिर एक बार पायरुविक एसिड डायरेक्ट बनता है, उससे किण्वन होता है, लैक्टिक अम्ल बनता है और स्नायु और लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसी प्रकार से ग्लूकोज के विघटन जब से दूसरी तरफ भी पायरुविक एसिड किण्वन करता है और अल्कोहल का निर्माण करता है। पहली तरफ पायरुविक एसिड जो है किण्वन करके लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है और दूसरी तरफ पायरुविक एसिड किण्वन करके अल्कोहल का निर्माण करता है और किण्वों में यानी कि सूक्ष्म जीवों में क्या होता है, अनऑक्सी श्वसन पाया जाता है। तो ये वाला जो इस चीज हमने पिंक वाले बॉक्स को देखा, ये कहाँ पाया जाता है, ऑक्सी श्वसन के दौर में, और जो ब्लू वाला बॉक्स है वो अनऑक्सी श्वसन के दौर में प्रक्रिया संपन्न होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने श्वसन को बहुत ही डिटेल में पढ़ा, बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की। ये दोनों चार्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है, आपको याद रखना है। यदि आप स्वाध्याय में भी देखोगे तो ऐसा चार्ट बनाया हुआ है और आपको एग्जाम में पूछा जाता है। देखो पेज नंबर 21 पर स्वाध्याय में ऐसा चार्ट आगे पीछे करके दिया जाता है और आपको उसको सही सही लगाना होता है, ठीक है। तो उम्मीद है ये क्लास आपको समझ में आ रही होगी। अगली क्लास में हम लोग अगले मुद्दे के साथ मिलेंगे और साथ साथ में इस क्लास को अच्छी तरह से रिवाइज्ड वीडियो देखो और रिवाइज्ड वीडियो देखकर समझने की पूरी कोशिश करो। क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट करते चलो, जो चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं साइंस 1 और साइंस 2 के वो कंप्लीट करते चलो, ठीक है ना। चलो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, बाय बाय।